सेकवाल ऑनलाइन हब पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज सभी विद्यार्थी जैसे आज अब क्लास लेने जा रहा हूँ, तो आप एक चीज़ बताऊँ कि मैं 2013-14 के बाद आज कई वर्षों के बाद 13-14 लगभग 8-9 साल हो गए, उसके बाद मैंने क्लास लेना शुरू किया है। ये मानो आप, अब पहले पढ़ाने की शैली और अभी पढ़ाने की शैली में थोड़ा बहुत अंतर है। धीरे धीरे पुरानी शैली में वापस आ जाऊंगा। तो आज अपन मानचित्रावली का जो पहला चैप्टर है, पहला ही पन्ना है और उसका नाम है राजस्थान सामान्य की स्थिति और उसका विस्तार। तो इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। और एक क्या है कि अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं नीचे से नीचे तबके से चलूंगा। यानी क्या है कि जो अभी RS कॉलेज लेक्चर वगैरह ये पढ़ रहे हैं तो वहां तक भी पहुंचूंगा, लेकिन मैं समझाने का तरीका वो लेके चलूंगा जिससे गांव का बच्चा जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है वो भी अपने अंदर आ सके। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, तो आज मैं मेरे दादाजी और कौकसा के आशीर्वाद से ये पहली क्लास है जो मानचित्रावली की मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। ठीक है ना, काफी वर्षों बाद। ठीक है, और उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो अपन देखें, अपन जो पहला चैप्टर है अपने किताब में वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार से पहले मैं एक सामान्यतया उस समय भी क्लास में पढ़ाता था, तो सबसे पहले अपन स्थिति और विस्तार देखेंगे क्या है क्या नहीं है, वो आगे देखेंगे। पहले अपन देखेंगे दिशा चार होती है। अपन सबसे पहले, क्योंकि स्थिति और विस्तार के लिए अपन सबसे पहले दिशाएं देखेंगे अपन, और दिशाओं में अपन देखते हैं, सामान्यतः अपन देखें कि दिशा कहीं को अपन जैसे बड़े जो अपन तैयारी कर रहे हैं उनको तो अपन आराम से याद होती है, लेकिन जो अपने 11वीं 12वीं के बच्चे हैं जो नए इस कंपटीशन से जुड़े हैं उनको दिशाओं का अंदाजा नहीं कि दिशा कैसे ज्ञान करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन देख लें कि अपने सामने जो कॉपी होगी, यानी सामने चाहे मैं इधर रहूं, चाहे सामने रहूं, चाहे इस साइड मुंह करके खड़ा हूं, कॉपी अपने सामने ही रहेगी। जैसे मान लो कि मेरा ये बोर्ड मेरी कॉपी है, तो सबसे पहले याद रखना कि ऊपर की तरफ कोई भी चीज देख लो आप, यानी ऊपर की तरफ अपन देखेंगे, चाहे मैं इस तरफ करूं या आपके सामने देख के करूं, ऊपर की तरफ जो रहेगा वो रहेगा उत्तर। वो कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर। याद हो जाएगी सबको कि उत्तर दिशा किधर रहेगी, जहां से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो दिशा कौन सी कहलाएगी? अपने उत्तर दिशा। अब जो ही उत्तर आ गई तो दक्षिण अपने आप याद हो जाएगी अपने को। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि अपने जैसे जिधर भी अपना हृदय है, हृदय चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो आपको अंदाजा होगा कि हृदय अपना इधर है। तो जिधर अपना हृदय रखेगा, जिधर अपनी धड़कन चलेगी, वो दिशा हो जाएगी पश्चिम। समझ में आ जाएगी सबको कि जिधर अपना हृदय की धड़कन, यानी जिस तरफ भी हृदय की धड़कन अगर किसी इधर चल रही हो तो वो इधर मान ले, लेकिन चलेगी इधर ही हृदय की धड़कन, और वो दिशा कौन सी है? पश्चिम है। अब पश्चिम अपने को पता है तो अपने आप ही अपने क्या है? पूर्व आ जाएगी। समझ में आ गई क्या सबको कि अपन स्थिति विस्तार से पहले सबसे पहले अपन दिशाओं पे चर्चा करेंगे। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होगा दक्षिण, इधर जहां हृदय की धड़कन बोलेगी, आवाज अपने हृदय की धड़कन आएगी, वो पश्चिम होगी और दूसरी तरफ होगी पूर्व। क्लियर हो जाएगी दिशा। अब दिशा के बाद अपन देखें, अपन आगे चलेंगे कि स्थिति विस्तार के लिए अपन सामान्यतः देखें तो स्थिति और विस्तार दो तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। यानी अपन देखें कि स्थिति और विस्तार है, इसको पढ़ने का तरीका दो तरीके से है। समझना, चाहे वो जगह कहीं पे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अपन उस जगह को, उस स्थिति को, अपन उस जगह की स्थिति और विस्तार का निर्धारण कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। पहला प्रकार तो है अपना ग्लोब के आधार पर। यानी अपन देखें कि ग्लोब क्या होता है, अपन सब जानते हैं, सब अपने देखी हुई है कि अपन जब पढ़ते थे तो एक वो ग्लोब अपने जैसे बाजार में एक मॉडल आता है। यानी अब इस ग्लोब को अपन एक, अगर ये कहते हैं कि ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, यानी अपन देख लें कि यदि ग्लोब को अगर अपन पृथ्वी का एक प्रतिरूप बता दें तो उसमें कोई शंका नहीं होगी। अब इसके बाद पहला तो आधार मैंने क्या बताया कि ग्लोब के आधार पर अपन किसी भी जगह की स्थिति और विस्तार का निर्धारण कर सकते हैं। अब ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, और पृथ्वी का प्रतिरूप होते हुए इसमें क्या है? अक्षांश और देशांतर। समझ में देखना आप, जब अपन ग्लोब अगर आप देखोगे कभी तो उस ग्लोब में आप देखोगे कि उसमें आडी और कुछ खड़ी रेखाओं का एक जाल है, तो उसे अपन अक्षांश में भी आगे चर्चा करूंगा, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है।
लेकिन अपन देखें कि पृथ्वी का प्रतिरूप है, उस पर अक्षांश और देशांतरों का क्या है, जाल बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है, जाल। अब दूसरा अपन देखते हैं कि एक भौगोलिक, समझो आप कि अपन ने स्थिति विस्तार, पहला तो अपना आधार अपन क्या कर सकते हैं, ग्लोब के आधार पे देख सकते हैं। दूसरा अपन भौगोलिक, अपना भौगोलिक जो स्थिति है, भौगोलिक जो वातावरण है, उसके अनुसार भी अपन किसी जगह की स्थिति का और वातावरण, जैसे मान लो कि कोई भी जगह हो सकता है जलमंडल में हो, जलमंडल का मतलब है महासागर में कोई जगह स्थित हो, उसकी जगह अपन उस हिसाब से स्थिति करेंगे। या मान लो कि कोई ऐसा हो जो महाद्वीप में हो, तो अपन ये देखें कि भौगोलिक का मतलब है कि ऐसी कोई भी जगह जिसके पड़ोस में क्या है, जैसे जल है कि थल है, कोई जिले हैं कि क्या है, उसका स्थिति का विस्तार का अपन आकलन करेंगे। तो किसके आधार पर करेंगे, भौगोलिक के आधार पर। तो अपने दो चीज अपने को याद करनी है सामान्यतया कि अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, दो आधार पे पढ़ेंगे। पहला ग्लोबी आधार पे, दूसरा भौगोलिक स्थिति और विस्तार यानी भौगोलिक आधार पे। अब ग्लोब के आधार पे अपन देखें कि ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है जिसमें अक्षांश और देशांतरों का क्या बिछा होता है, जाल बिछा हुआ होता है। भौगोलिक में अपन देखें कि भौगोलिक चाहे जल में ऐसी कोई जगह हो, जैसे मेरा गांव मालपुरा हो तो वो कहां पे है, या मान लो किसी आपका गांव है तो वो कहां पे है, तो उसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश या पड़ोसी स्थिति, जल सीमा है, थल सीमा है या तटीय सीमा है, वो सारी की सारी अपन किस के में अध्ययन करेंगे, भौगोलिक में। तो अब मैं आगे चलता हूं पहले आधार पे, क्योंकि ये चीजें मैं क्या है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अपन स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे तो ये जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे थोड़े बहुत, तब तक अपने को समझ में नहीं आएगी। तो अपन देखते हैं ग्लोब में, मैंने अभी चर्चा की आपको अक्षांश और देशांतर। अब इसमें क्या है, ये तो अक्षांश रेखा हो गई और ये देशांतर हो गई। अब इसमें समझे आप कि अक्षांश और देशांतर में क्या है क्या नहीं है। तो अपन में एक देखूं कि अपने ये ऐसे गोलाई में जो होता है वो ग्लोब होता है, समझ में आ गई। तो अक्षांश का मतलब है, अगर अपन सामान्यतः देखें, सामान्य जो अपन भौगोलिक परिभाषाओं में अपन घुसते हैं तो अक्ष कोई चीज होती है, अक्ष, और अक्ष का ही अंश क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। अक्ष क्या होती है, यानी किसी भी केंद्र बिंदु से, अपने केंद्र बिंदु से यदि इस प्रकार पृथ्वी को काटते हुए कोई रेखा खींचे, वो अक्ष का अक्षांश कहलाती है। या अपने देखें कि अपने पृथ्वी को ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, या ये दिशा कौन सी है, पश्चिम है। अपन ये देखें कि अक्षांश रेखा कौन सी क्या कहलाती है, तो अपन सामान्यतः और सब चीजें क्या है भौगोलिक दृष्टि से, अक्ष क्या है, अक्षांश क्या है, ये अपने को एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ठीक है। अपने तो जो मेन मुद्दे की बात है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ कोई लाइन खींची, अब ये लाइन आडी खींची कि खड़ी खींची, तो ये लाइन आपको पता है ये आडी खींची हुई है, यानी अपन देखेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन सी लाइन खींची हुई है, आडी खींची हुई है, यही क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। समझ में आ जाएगी कि आपको सीधी कि ग्लोब पर आडी रेखा खींची हुई है वो क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा। लेकिन यदि मान लो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि कोई खड़ी रेखा खींची हुई है तो वो क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा। ये चीज समझ में आ जाएगी सबको कि पूर्व से पश्चिम आडी रेखा अक्षांश है और उत्तर से दक्षिण जो खड़ी रेखा है वो क्या है, देशांतर। तो मैं यहां लिख देता हूं, समझना कि अक्षांश यानी पूर्व से पश्चिम आडी रेखा, और ये देशांतर में लिख देता हूं कि उत्तर से दक्षिण खड़ी रेखा। क्लियर हो जाएगी भाई यहां तक। अब आप पूछोगे कि सर ये अक्षांश और देशांतर है लेकिन काम में क्या आता है, भाई अपन मान लो कि अपन स्थिति विस्तार देखेंगे तो इनका कुछ ना कुछ काम तो होगा। तो अपन देखें कि अक्षांश रेखा का निर्धारण मतलब ये क्या है, एक तो जलवायु का और एक अपन जगह की स्थिति का। अगर आपसे पूछ ले
कि जलवायु या जगह की स्थिति का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती है। और एक चीज याद रखना, ये अक्षांश और देशांतर कोई खींची हुई परमानेंट लकीर ही नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक का मतलब है कि जहां पर जैसी जरूरत पड़ी उसको थोड़ा सा अपने अंदाजे से अपन ने काट लिया। ठीक है, तो अपन देखें ये दोनों कौन सी रेखाएं कहलाएगी, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अपन देखें अक्षांश किस काम में आएगा, जलवायु और स्थिति का निर्धारण करने के लिए। उसी प्रकार अपन देखें कि देशांतर किस काम में आएगा, तो देशांतर रेखा आएगा समय का निर्धारण। यानी अगर अपन समय का निर्धारण करेंगे तो उसमें कौन सी चीज काम में आएगी, अपनी देशांतर रेखाएं। क्लियर हो जाएगी यहां तक भाई, कि अक्षांश रेखाएं जलवायु और स्थिति का निर्धारण करेगी और अपने देशांतर रेखाएं अपने जो है वो किसका निर्धारण करेगी, समय का निर्धारण करेगी। अब इसमें देखें कि इस पृथ्वी को समान दो भागों में विभाजित कर रही है एक रेखा, उसी अक्षांश रेखा को अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसे ही अपन विषुवत रेखा भी कह देते हैं। समझ में आ जाएगी क्या, यानी जो पृथ्वी को समान दो भागों में, कितने भागों में बांटेगी, दो भागों में। ऊपर का भाग कौन सा कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और इधर दक्षिण में कहलाएगा कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। तो अपन देखें यानी अक्षांश जो है वो कितने गोलार्धों में डिवाइडेशन कर देगा, दो है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार अपन देखेंगे देशांतर के मध्य में, यानी ये उत्तर से दक्षिण जो बीच की लकीर है उसको अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही अपन कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसे ही कहते थे अपन ग्रीनविच रेखा। तो अपन समझे कि अपन ने इसको ग्रीनविच क्यों कहा, ग्रीनविच इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड में, अपने इंग्लैंड में एक शहर है लंदन, लंदन में अपन देखते हैं कि यहां एक ग्रीनविच नामक स्थान पर एक वेधशाला है, उसके यहां से क्रॉस होती है, इसलिए इस रेखा को अपन ने क्या कह दिया, ग्रीनविच रेखा भी कह दिया। तो और ये भी इसको पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांट देगी, दो भागों में। एक तो बांटेगी ये पूर्वी गोलार्ध और एक बांटेगी ये पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां वापस अपन समझें कि ग्लोब के आधार पर अपन जब पढ़ रहे हैं तो अपन सबसे पहले ग्लोब के आधार पर दो चीजों को समझेंगे कि अक्षांश और दूसरी देशांतर। अक्षांश पूर्व से पश्चिम खींची हुई आड़ी रेखा है और देशांतर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई खड़ी रेखा है। ये जलवायु और स्थिति, तापमान, ताप कटिबंध का निर्धारण कौन करेगी, अक्षांश रेखा करेगी, और समय का निर्धारण कौन करेगी, देशांतर रेखाएं करेगी। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब अपन देखेंगे, अगर भाई ये पूछ सकते हैं कि जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बना हुआ है उसे क्या कहेंगे, तो उसे ग्रिड कह देंगे। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बना हुआ है उसको क्या कह देंगे, ग्रिड कह देंगे। अब ये अक्षांश देशांतर आने के बाद अपन देखते हैं सामान्यतः बात कि अपना जो अपन ये देखें, ये अपने अक्षांश हो गया, ये आपका देशांतर हो गया। अब अपन इसमें अगर अपने भारत की और राजस्थान की स्थिति देखें तो ये राजस्थान है यहां पर, समझ में आ गई क्या। और अगर अपन दिशाओं पे बारे में मैंने पहले चर्चा की थी तो ये है आपकी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो ये क्या है कि इससे देखें अपन जब पढ़ते हैं तो इसके बीच में कोई भी चीज हो तो उसको अपन कह देते हैं उत्तर पश्चिम। अगर इन दोनों के मध्य कोई चीज हो तो उसको अपन कह देते हैं पश्चिम दक्षिण। अब इस दोनों के बीच में कोई स्थित हो तो उसे कह देते हैं दक्षिण पूर्व। अब इन दोनों के अगर बीच में हो तो उसे कह देते हैं अपन उत्तर पूर्व। तो अपन ये देखें कि भारत या जो राजस्थान है वो अगर ग्लोबीय आधार पे उसका विस्तार पूछ लिया जाए, अभी एग्जाम में नीचे अपन जब पहला पन्ना पढ़ेंगे तो पहले पन्ने की नीचे पैरा में ये सब इसके बारे में लिखी हुई चीजें मिलेगी आपको। तो उसको मैं यही अपन को समझा देता हूं मैं आपको कि यदि ये अगर पूछ लें कि राजस्थान है, वो ग्लोब के आधार पर, किसके आधार पर चर्चा कर रहा हूं मैं, ग्लोब के आधार पर। प्रश्न समझना आप मेरी बात, यानी राजस्थान ग्लोब के आधार पर कि उसकी स्थिति क्या है या उसका विस्तार कहां पर है। तो भाई ये है उत्तरी
और पूर्वी और ये गोलार्ध। याद हो जाएगा क्या कि ये जो राजस्थान अपना है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो भाई गोलार्ध यानी अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तर में है, और देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्व में है। तो इन दोनों को मिला के अपन ने क्या कह दिया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कह दिया। अब अपन यही देखें कि अपना जैसे मान लो कि भारत हो, सपोज मानो ये भारत है, इस भारत में अगर राजस्थान की स्थिति है तो यहां पे है। समझना मेरी बात, ये ऊपर और बढ़ा हुआ है, तो ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। समझना, मैंने पहले चर्चा की कि ग्लोबीय आधार पर राजस्थान की स्थिति कहां पे है, तो अपना आंसर था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब मैं इसमें चर्चा करूं कि भाई भारत में किस आधार पे है, किस जगह पे है, किस में है, तो भारत, राजस्थान भारत में कहां है? तो अब आप देखें कि उत्तर में और ये पश्चिम में, ये दक्षिण में, ये पूर्व में। तो भाई पूर्व और दक्षिण तो नहीं हो सकता, उत्तर और पूर्व भी नहीं हो सकता, इसके बाद पश्चिम और दक्षिण भी नहीं हो सकता। तो भाई ये भारत जो राजस्थान है, प्रश्न आया हुआ है, आप याद करना इस चीज पे कि राजस्थान भारत में कहां पर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उत्तर पश्चिम में। समझ में आ जाएगी क्या कि ग्लोबीय आधार पर राजस्थान कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और अगर मान लो कि राजस्थान भारत में कहां पर है, तो भाई उत्तर पश्चिम में। क्लियर हो जाएगी यहां तक। इसके बाद अपन चले राजस्थान के बारे में। जब अपन मानचित्रावली पे आप खोल के देखोगे पहले पन्ने में, तो मैं अब ये सामान्य चर्चा बता दी मैंने आपको अक्षांश देशांतर में राजस्थान की स्थिति के बारे में कुछ तथ्य। अब मैं किताब के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करूंगा। तो अपन देखें, आप जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान जो है, राजस्थान का जो निर्माण है, पहली लाइन पे चर्चा कर रहा हूं मैं आपको कि प्राचीन काल में अपने जैसे मान लो कि ये गोला है, इसमें एक भाग ये है और एक भाग ये है, ये दो भूभाग हैं, जिसका नाम, एक का नाम है अंगारा लैंड और इस दूसरे भूभाग का नाम है गोंडवाना लैंड। एक चीज ध्यान रखना भाई, सभी पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं यहां पर आपको पढ़ाने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से बिना किसी मापनी के पढ़ा रहा हूं। कहीं आप ये नहीं सोचें कि भाई ये तो आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो ये तो मापनी पे नहीं है, क्योंकि आदमी पढ़ने के लिए मापनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भेजे में बैठना चाहिए। मापनी करने के चक्कर में आप समझ ही नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अपन ये देखें, वापस अपन चर्चा करें अपन कि जो राजस्थान है, प्राचीन काल में पूरे पृथ्वी की चर्चा अपन करते हैं तो एक भूभाग तो कौन सा है? अंगारा लैंड है, और एक कौन सा है? गोंडवाना है। अब इसके बाद इसमें पूरे में जल भरा हुआ है, समझना मेरी बात, और इसका नाम क्या है? 33 सागर। यहां से प्रश्न आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा, जो आप सब केवल ये दिमाग में बैठा हो कि प्राचीन काल में अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में दो भूभाग हैं। कितने भूभाग हैं? दो हैं। एक तो यहां पर अंगारा लैंड दिखा हुआ है, एक यहां पर गोंडवाना लैंड दिखा हुआ है। बाकी जो जल है यहां पे पूरा जो भी, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? 33 सागर। तो यहां पे प्रश्न इसलिए पूछेगा कि राजस्थान में इनमें से किन के अवशेष पाए जाते हैं। समझ में आना। तो अपन देखें कि राजस्थान में अपन देखें कि गोंडवाना लैंड के तो दो अवशेष हैं। समझ में आ गई कि गोंडवाना लैंड जो भूभाग है, उनके अवशेष राजस्थान में कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। एक तो अपनी अरावली पर्वतमाला है ना, ये भी इसी गोंडवाना का भाग है। और दूसरा जो भूभाग है अपना पठारी भाग, यानी अपन कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये समझना आप मेरी बात कि राजस्थान में गोंडवाना लैंड के दो अवशेष पाए गए हैं। पहला अरावली पर्वतमाला है, तो दूसरा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब अपन देखें कि 33 सागर के भी दो अवशेष पाए गए हैं। एक तो अपना जो मरुस्थल प्रदेश है,
समझना मेरी बात कि अपने एक तो कौन सा है मरुस्थल प्रदेश और एक है अपना दक्षिणी उत्तरी पूर्वी। अपने जो उत्तर पूर्वी में अभी बताऊंगा, उत्तरी पूर्व में क्या है अपने राजस्थान में मैदानी भाग है। तो ये मैदानी भाग जो है वो भी किसके अवशेष माने जाते हैं अपने 33 सागर के। तो समझ में आ जाएगी। अब प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्न में से किस भूभाग का राजस्थान में अवशेष नहीं है, तो आंसर क्या होगा अंगारा लैंड। समझ में आ जाएगी क्या कि दो हैं गोंडवाना भूभाग के, दो मिल गए अपने को अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, और अपने 33 सागर के भी मिल गए दो, कौन से मरुस्थल और उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। क्लियर हो जाएगी यहां तक। फिर इसके बाद अपन देखें आगे इसी नक्शे में सामान्यतः अपन देखते हैं कि मैंने अभी दिशा के बारे में चर्चा की थी आपके शुरू में ही। तो राजस्थान में अपन देखें कि उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और ये पूर्व है। मैंने क्यों चर्चा की थी उसका कारण अब समझ में आएगा आपको। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो दक्षिण में है यहां पे तो एक गांव है बोरखुंड गांव, और ये तहसील अगर पूछ लें तो तहसील है कुशलगढ़। लेकिन अगर जिला पूछ ले तो बांसवाड़ा। समझ में आ गई क्या। अब उत्तर की तरफ अपन चले तो यहां पर एक गांव है कोणा गांव, तहसील है गंगानगर, और जिला भी अगर पूछ ले आपसे तो जिला भी क्या है गंगानगर। समझ में आ जाएगी यहां तक। इसके बाद पूर्व में अपन चले तो एक ढाणी है जगमोहनपुरा, और जगमोहनपुरा ढाणी है, गांव है सिलावट। तहसील है राजाखेड़ा और जिला है धौलपुर। इसके बाद अपन पश्चिम में चलें तो एक गांव है कटरा, तहसील है सम और जिला है जैसलमेर। यहां पे साथ के साथ ही क्लियर करते चलना क्योंकि इनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लियर हो जाएगी। अब यहां से एक प्रश्न क्या है, मैं एक सामान्य बात पूछूं आपसे कि राजस्थान में नहीं पूरी दुनिया में अपने जो भारत है, अपना भारत जो है उसमें सूर्य उदय किस तरफ होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा पूर्व। स्वाभाविक बात है कि नहीं है। और अस्त कहां होगा पश्चिम। तो अपन ये देखें कि अगर आपसे पूछ लें कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त, समझना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होगा, धौलपुर तो जिला है। अगर तहसील पूछ ले तो कौन सी है, राजाखेड़ा तहसील है। गांव पूछ ले तो कौन सा है, सिलावट गांव है। और अगर मान लो कि ढाणी पूछ ले तो कौन सी है, जगमोहनपुरा की ढाणी है। याद हो जाएगी। अब जैसे जैसे पूर्व से अपन दूरी बढ़ती जाएगी तो आएगा क्या, पश्चिम आएगा। और पश्चिम में कौन सा गांव है, कटरा, सम और जैसलमेर। तो अपन यहां पे देखें कि ये सबसे बाद में यहां पर क्या होता है, सूर्योदय, और सबसे बाद में क्या होगा, सूर्यास्त। समझ में आ गई क्या कि सबसे पहले सूर्योदय किस तरफ होगा, पूर्व में धौलपुर जिला, राजाखेड़ा तहसील, सिलावट गांव और जगमोहनपुरा। और अंत कहां पर, सबसे बाद में कहां पर होगा, तो गांव पूछ ले कटरा है, तहसील पूछ ले सम है और जिला पूछ ले तो जैसलमेर है। यहां तक सबके आ जाएगी क्या समझ में, क्लियर है यहां तक। अब आप ये पूछें एक सामान्यतया, अब अपन देखें कि राजस्थान का एक अक्षांशीय विस्तार जरूर अपन समझ ले पहले, फिर उसके बाद आगे समझेंगे अपन। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है
अक्षांश का मतलब है ये मान लो कि ये अपना राजस्थान हो गया, तो अक्षांश रेखा है वो शुरू होती है अपनी 23 डिग्री 03 मिनट से और अंत कहां पर होता है 30 डिग्री और 12 मिनट। क्लियर हो जाएगी यहां तक कि 23 डिग्री 03 से तो शुरू हो रही है अक्षांश रेखा और 30 डिग्री 12 पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। क्या हो रही है, खत्म। और कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। समझ में आ गई क्या? अभी मैंने आपको जब अक्षांश और देशांतर जब अपन चल रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अक्षांश रेखा जलवायु और स्थिति का निर्धारण करती है। मैंने एक शब्द कहा था कि जलवायु और स्थिति का निर्धारण करती है। उसका कारण क्या है कि ये जो ग्लोब है, ये जो जीरो से ये है, इस पर सूर्य की किरणें सबसे तेज पड़ती है। समझ में आ गई? अब जैसे जैसे सूर्य घूमेगा, पृथ्वी घूमेगी, चक्कर लगाएंगे, तो इसमें क्या है कि यहां से सूर्य इधर जाएगा और यहां पे अधिकतम ये कर्क रेखा तक जाएगा। इधर कहां तक जाएगा, कर्क रेखा। मैं डीपली इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जब ज्योग्राफी जो मेन किताब आएगी ज्योग्राफी वाली, वो भी मैं इसी प्रकार पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अपन देखा कि सबसे तेज तो 0 डिग्री भूमध्य पे है, यहां कर्क रेखा तक जाएगी, यहां कहां तक जाएगी, मकर रेखा तक। अब सूर्य की अगर किरणें तेज पड़ रही है तो कर्क रेखा में गर्मी रहेगी कि नहीं रहेगी? अब ये कर्क रेखा इसलिए मैंने चर्चा की यहां पे क्योंकि कर्क रेखा अपने राजस्थान से संबंधित है। कर्क रेखा किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और इसमें अपन देखें कि कर्क रेखा, पूछ लें आपसे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? समझ में आएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के राज्य हैं 8 और 8 को याद करने के लिए अपन एक चीज देखें कि एक लड़का है, उसका नाम है राम झा। एक लड़का है और उस लड़के का नाम याद करना सभी, और उस लड़के का नाम क्या है, राम झा। इसे राम झा जो लड़का है उसके क्या है, 6 मित्र पक्के जो उसके लिए मर भी जाएंगे और मार भी देंगे। साहब कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। और 6 मित्र हैं, लेकिन वो 6 के 6 क्या खास बात है कि 6 के 6 ही विकलांग हैं। समझ में आएगी क्या कि व्यक्ति है राम झा, इसके मित्र कितने हो गए, 6, लेकिन 6 के मरने मारने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन क्या है कि 6 के 6 ही क्या है, विकलांग हैं। और विकलांग को अपन गांव में कह देते हैं पंगु, कह देते हैं ना पंगु विकलांग को। समझ में आ गई क्या? तो अपने को इसके बारे में याद करना है कि भाई राम झा है और इस राम झा के कितने मित्र, भूल गया मैं, 6, और वह 6 के 6 कैसे हैं, पंगु है, और पंगु भी क्या है, इसके मित्र हैं। याद हो जाएगी सबको। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों को याद करने के लिए अपन ये देखें कि राम झा एक व्यक्ति है, उसके 6 मित्र हैं और 6 के 6 क्या है, पंगु हैं। तो आपको केवल एक लाइन याद करनी है कि राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। तो अपन देखें कि जो ये अपने कर्क रेखा भारत के राज्य से गुजर रही है, वो पहला तो क्या है, राजस्थान है। मैं का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश है। जा का मतलब क्या है, झारखंड है। इसके का कोई नहीं है, ये 6 का मतलब छत्तीसगढ़ है। पै का मतलब पश्चिम बंगाल है। गु का मतलब गुजरात है। मी का मतलब मिजोरम है और त्रे का मतलब है त्रिपुरा। तो अपन ये देखें कि भारत में कुल कितने राज्यों से गुजरेगी कर्क रेखा, तो कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से गुजरेगी। और 8 राज्य कौन से हैं कि उसके लिए ट्रिक अपने क्या लिख ली कि राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। रा का मतलब क्या हो जाएगा, राजस्थान। मैं का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। झा का क्या हो जाएगा, झारखंड। जय का क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। पै का पश्चिम बंगाल। गु का गुजरात। मी का मिजोरम और त्रै का त्रिपुरा हो जाएगा। अब इसमें अपने लिए क्या महत्वपूर्ण चीज है उसके लिए मैं बता देता हूं कर्क रेखा पे वापिस चर्चा करके कि जो कर्क रेखा है यह राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर से और एक बांसवाड़ा से।
अब डूंगरपुर के केवल एक गांव को टच करेगी और उस गांव का नाम है चीखली गांव से, लेकिन बांसवाड़ा के मध्य से गुजरेगी। और मध्य से भी देखें तो ये लगभग क्या है कि वहां पर जैसे अब्बापुरा है, बागीदोरा है, तो इन्हें जिलों से क्रॉस करते हुए जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि इस बांसवाड़ा में मध्य से गुजरेगी और इसका सर्वाधिक अगर विस्तार देखें अपन है, तो गर्ग रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहां है? बांसवाड़ा में है, और इसके बांसवाड़ा में है। और अगर न्यूनतम पूछ ले तो कहां पर है? डूंगरपुर में है। सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो क्या है कि बांसवाड़ा है। अब लेकिन अगर भाई एक पूछ ले अपने से, ये तो क्या है? नजदीक का हो गया, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछे तो अभी मैं वापस उसी पे चलूंगा अक्षांश वाले पे, कि सर्वाधिक पूछ ले तो गंगानगर है। समझ में आ गई क्या? तो कर्क रेखा की सीधी किरणें अगर पूछ ले आपसे, तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी भाई? बांसवाड़ा में पड़ेगी। अब इस कर्क रेखा के बारे में एक चीज और याद कर रखना है आपको कि एक कर्क रेखा जो माही नदी है, माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आ जाएगी क्या कर्क रेखा के बारे में? कुछ फैक्ट हैं जो अपने को याद करना है। और कर्क रेखा की राजस्थान में अगर लंबाई पूछ ले रहे भाई, तो लंबाई 26 किलोमीटर है। यानी कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरेगी। बांसवाड़ा के कहां से गुजरेगी? मध्य से गुजरेगी। सर्वाधिक कहां से गुजरेगी? बांसवाड़ा से गुजरेगी। इसका अगर पूछ लेगी जिला मुख्यालय कौन सा नजदीक है कर्क रेखा के, तो भी बांसवाड़ा ही बताना है। लेकिन सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछ ले तो गंगानगर में वापिस चर्चा करूंगा इसके बारे में। इसके बाद डूंगरपुर का कौन सा गांव है? चीखली गांव है। यही कर्क रेखा माही नदी को कितने बार काटती है? 2 बार। और अभी वर्तमान संभाग बनने के बाद अपन देखें तो एक प्रश्न यहां से यह भी पुटअप हो सकता है कि कर्क रेखा किस संभाग से गुजरती है। ये तो जिले अपन ने चर्चा की है, तो संभाग से अगर पूछ लें तो संभाग अब कौन सा हो गया भाई? बांसवाड़ा। पहले गुजरती थी ये उदयपुर संभाग से, क्योंकि बांसवाड़ा उदयपुर संभाग का हिस्सा था। और अब गुजरेगी, बांसवाड़ा खुद संभाग बन गया, तो अब कौन से संभाग से गुजरेगी? बांसवाड़ा संभाग से। लंबाई पूछ ले कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। तो अब अपन वापस देखें, अब वापस अपन देखें यहां पे कि यहां पर 23 डिग्री 03 अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी क्यों आएगा? ये भी आपको लॉजिक पता चल गया होगा क्यों आएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अक्षांशीय स्थिति की दृष्टि से राजस्थान जो है उत्तर के उत्तर में ही है। और अगर देशांतरीय स्थिति पूछे तो पूर्व का पूर्व में, और दोनों का ग्लोबीय स्थिति पूछ लें तो अपना क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो अपन देखें, अब यहां पर आने लायक प्रश्न यह है कि 23 डिग्री 03 तो यहां पे हो गया, लेकिन यहीं से एक रेखा और गुजरती है। अक्षांश रेखा मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखा आडी रेखाएं होती है। यानी अक्षांश क्या है? आडी रेखाएं होती है। और ये जो है यहां पे एक डिग्री है 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री। अब डिग्री का आप एक बार समझे इस जगह कि 1 डिग्री अगर मान लो 1 डिग्री अगर ये से लिखा हुआ आ जाए, इसको अपन क्या कह देंगे? 1 डिग्री कहेंगे। लेकिन इसका 1 डिग्री का मतलब है 1 घंटा। समझ में आ गई क्या? अब इसको अपन दूसरे देखें कि ये करके ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मान ले अपन 1 मिनट। अगर मान लो इसके करके ऐसे 2 ऐसे लगे हैं तो इसको अपन मान ले सेकंड। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अभी देशांतर जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगी, तो उसमें काम में आएगी भाई ये क्या चीज पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गई क्या? तो अपन ये देखें कि जो 23.5 डिग्री है ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। एक प्रश्न यहां से भी आपका पुटअप हो सकता है। क्या पुटअप हो सकता है कि राजस्थान की अक्षांशीय शुरुआत
कर्क रेखा के मध्य कितने मिनट का अंतर है? तो आपको पता है कि मैंने अभी क्या कहा कि 1 डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया? 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब कितने मिनट हो जाते हैं? 60 मिनट। तो भाई अपन अक्षांशीय कर्क रेखा है 23.5। 23.5 का मतलब मैं अगर यहां पर 23 डिग्री और 30 मिनट लिख दूं तो गलत थोड़ी है, क्योंकि आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। अब यहां पर अक्षांश की शुरुआत अपन देखें, यहां पर अक्षांश की शुरुआत है 23 डिग्री 03। तो अपन इसमें से 23 डिग्री 03 को अगर घटा लें तो इनका अंतर आ जाएगा क्या? यानी अपन देखें कि 0 में से 3 नहीं जाता, 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो कितने रह जाएंगे? 7 रह जाएंगे। इधर 2 में से 0 गए तो कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। 23 में से 23 गए तो 0 रह गए। तो ये कितने मिनट का अंतर हो गया भाई? 27 मिनट। आंसर कितना लिख दोगे? 27। तो ये याद हो जाएगा क्या सबको कि राजस्थान की अक्षांशीय शुरुआत से और कर्क रेखा के मध्य कितने मिनट का अंतर है? तो कितने मिनट का बता दोगे आप? 27 मिनट का। एक प्रश्न तो ये अक्षांश के बारे में ये आता है। अब दूसरा क्या है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से शुरू है और 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में समाप्त है। तो अब ये एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि ये जो अक्षांश जो है कि राजस्थान कुल कितने अक्षांश में विस्तारित है? या कितने अक्षांश में फैला हुआ है? तो भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने सामने है कि भाई अपने सामने क्या है कि इसका विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर 23 डिग्री 03 मिनट विस्तार है इसका। यानी अपन देख लेना अपने सामने है 30 डिग्री 12 और 23 डिग्री 03। शुरुआत यहां है और अंत वहां है। तो अपन इसमें से जी घटाएंगे तो 2 में से 3 तो जाएगा ही नहीं। अब इधर मान लो कि 12 हो गए, 12 में से 3 गए तो कितने हो गए? 9 हो गए। और 0 में से 0 गए तो कितने हो गए? 0 हो गए। अब इधर 30 में से 23 गए तो भाई 7 हो गए। तो 7 डिग्री 9 मिनट समझ में आ जाएगी यहां पे सबको। मैं देखो एक बात हूं कि मैं निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि मुझे पता भी है कि मैं नीचे से नीचे तबके पे जा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि मेरे यहां क्लास जो है वो जरूरी नहीं भाई एक आरएस तैयारी कर रहा है वो ही ले रहा है। हो सकता है जो 12वीं का बच्चा है जो और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं नीचे से नीचे तबके पे जाते हुए ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये समझे इस चीज पे कि अगर अक्षांशीय अगर मान लो अंतर पूछ ले आपसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि राजस्थान का 30 में से ये 30 12 में से 23.03 घटाएंगे तो 7 डिग्री 09 अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर हो जाएगी यहां तक अक्षांश के बारे में, और अक्षांश के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। क्लियर। अब अपन देखें अब देशांतर के बारे में चर्चा कर ले अपन। देशांतरीय में अपन देखें कि वो अपन एक ले तो अपन देखें कि अक्षांश में मैंने क्या कहा था? अक्षांश उत्तर की तरफ है इसलिए उत्तर से उत्तर चलेंगे। तो देशांतर क्या है? पूर्व में है, और पूर्व में है तो अपन पूर्व से पूर्व चलेंगे। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो पूर्व से पूर्व चलेंगे तो अपने अक्षांश से विस्तार जो है तो वो है 69 डिग्री 30 से यहां समझे अपन देशांतर पूर्व से पूर्व, क्योंकि जो खड़ी रेखा है वो है अपन देखें यहां पे कि जो पूर्वी देशांतर है अपना 78 डिग्री 17 तो इधर है और 69 डिग्री 30 यहां है। समझ में आ गया क्या? देशांतरी विस्तार अगर अपने से पूछे तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 के मध्य है। लेकिन अपने जो ये है ये यहां पे ये पूछना ऐसा नहीं है। अपन यहां से पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में धौलपुर से, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था
कि धौलपुर पूर्व में ये पड़ेगा धौलपुर और पश्चिम में ये पड़ेगा। और अक्षांश और देशांतर मैंने सब आपसे चर्चा की थी, तो मैंने एक शब्द कहा था कि अक्षांश तो जलवायु और स्थिति का निर्धारण करेगा, देशांतर किसी काम का नहीं है, कि देशांतर से अपन क्या करेंगे, समय का निर्धारण, और समय का निर्धारण करेगा। तो इसीलिए समय से प्रश्न पूछेगा कि क्या पूछेगा कि राजस्थान में जो धौलपुर है, धौलपुर से जैसलमेर, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होने में कितना समय लगेगा। वापिस अपन समझे कि राजस्थान में धौलपुर से जैसलमेर जो है उसमें सूर्य उदय होने में कितना, सूर्य उदय या सूर्यास्त होने में कितना समय लगेगा। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति की शुरुआत कहां से है, 69 डिग्री 30 से, और कहां पे जाके खत्म होती है, 78 डिग्री 17। तो मैंने ये कहा था, आपको भी समझाया था मैंने कि 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1 घंटा है। एक उसका क्या कहते हैं अपन, एक इसका मैंने क्या बताया था, 1 मिनट बताया था, और यदि 2 लिखा हुआ होगा तो इसका 1 सेकंड बताया था। यही चर्चा की थी ना, मैंने भी की थी जब पहले। तो अपन ये देशांतर को घटाएंगे एक बार, समझे आप, कि 7 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 7। अब ये 11 है, 1 बच गया। अब 1 में से 3 नहीं जाएंगे, इधर लेंगे अपन। तो अब समझना, मैंने इसलिए बताया था कि 1 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री यदि अपन इधर लेंगे तो 1 नहीं लेंगे, कितनी लेंगे, 60 लेंगे। समझना मेरी बात क्या है, यहां पर है मेन समझने की बात कि यदि अपन इधर सिर्फ 1 ले रहे हैं इधर, तो 1 नहीं ले रहे, कितने ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं। और 60 में से 60 में अब क्या है कि 60 ये हो गए, तो ये 60 और 17 कितने हो जाएंगे, 77 हो जाएंगे। अरे भाई अब मिनट में जुड़ेगा ना, तो कि 60 है, 60 17 में जुड़ेंगे, क्योंकि 1 में नहीं जुड़ेगा, 1 का 1 होता तो जुड़ जाता, लेकिन 60 जुड़ेंगे तो 17। तो यहां पर क्या मान लेंगे अपन, 77। यहां पे समझना, जो अब पहली बार आए हैं वो ये चीज समझें कि 1 डिग्री बराबर अपन ने क्या लिखा है, 1 घंटा। 1 घंटे को यदि मैं 60 मिनट लिख दूं तो गलत थोड़ी है। अगर 1 मिनट है, 1 मिनट को यदि मैं 60 सेकंड लिख दूं तो गलत थोड़ी है। अगर इस 1 सेकंड को अगर 60 मिली सेकंड लिख दूं तो गलत थोड़ी है। अब इसमें आप समझे मेरी बात कि अपना जो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर विस्तार है। समय का निर्धारण देशांतर रेखा किसका करती है, समय का निर्धारण। प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान में धौलपुर से जैसलमेर में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने में कितना समय लगेगा। तो अपन ने 7 में से 0 गया तो 7 बच गया, लेकिन 1 से 3 नहीं जाएगा। 1 हासिल लेते हैं अपन ने, इधर 17 में क्या जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 77। और 77 में से 7 है, 7 में से 0 गए तो कितने बच गए, 7। और 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। और इसके बाद अपन देखें, इधर रह गया 7, 77। तो 7 में से 9 नहीं गए तो इधर लेते ही कितना हो गया, 17 हो गया। और 17 में से 9 गएंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। और 6 में से 6 जाएंगे तो कितना हो गया, 0। समझ में आ गई क्या यहां तक है? तो ये अगर मान लो पूछ ले आपसे कि जिस प्रकार आपका अक्षांशीय विस्तार राजस्थान में कितना फैला हुआ है, आपने उत्तर दिया 7 डिग्री 09 मिनट। उसी प्रकार यदि पूछ ले आपसे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री से 47 मिनट राजस्थान में कुल देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार हो गया ये, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में जो सूर्य उदय होता है उनमें कुल कितना समय लगेगा। तो भाई एक देशांतर को ध्यान रखना इस चीज को कि एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर है,
इस एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पूछ ले आपसे कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। अपने कुल देशांतर कितने हैं, 8 47 हैं, तो 8 को अपन ने गुणा किया, सपोज मानो, तो 8 को गुणा करते हैं, क्या हो गया, 32 हो गया, 32 हो गए ना, 32 मिनट। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब लेकिन 47 मिनट है। अब 47 को अपन 4 से गुणा करेंगे, भाई 47 को गुणा करेंगे तो 8 अपने 7 चौक 28, 2 रह गए, 4 चौक 16, 2 18, 188 सेकेंड हो गई है, 88 मिनट हो गए। समझ में आ गई क्या सेकेंड? वापिस समझना कि भाई अपन ने कहा कि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। तो अपने कितने हैं, 8 डिग्री और 47, यानी 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर है। तो 8 को अपन ने किससे गुणा किया, 4 से, तो कितने आ गए, 32 आ गए। 47 को अपन ने फिर 4 से गुणा किया, 188 आ गए। लेकिन 188 को अपन मिनट में डेवलप करने के लिए 4 का क्या करेंगे, 188 मिनट में डेवलप करने के लिए क्या करेंगे अपन, 60 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 60 का, तो अपने आप मिनट पे आ जाएगी। तो 6 3 18, 180 हो गए, और 188 में से 80 गए तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये 3 मिनट और 8 सेकेंड है, तो ये अगर 32 में 3 जोड़े अपन ने तो ये कितना हो गया, 35 मिनट, और कितने हो गए, 8 सेकेंड। अब लगभग अपन ये कह सकते हैं 35 मिनट और 8 सेकेंड, या अपन मान लो कि 35 अगर ऑप्शन में आए 35, और अगर 35 नहीं है, ये नहीं आए, तो 36 भी अपन कर सकते हैं। समझ में आ गई कि यहां तक? तो ये पर्सन क्या है, वो है जो अपने एग्जाम में नीचे से नीचे पूछ सकता है। तो राजस्थान में अगर मान लो पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम सूर्य उदय होने में कितना समय लगेगा, तो ये 35 मिनट और 8 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर हो जाएगी यहां तक? अब अपन देखें, अब अपन आ जाते हैं, आपका जो नक्शा है उसी पे आधारित होके उसी पे शुरू करवा रहा हूं, ठीक है ना। ये तो मैंने एक सामान्य चर्चा की है, और इसमें आपके जो पन्ने में जो भी चीज लिखी हुई है वो सब चीज इसमें आ जाएगी। तो अपन ये देखें कि राजस्थान के उत्तर में है कोणागांव, दक्षिण में है आपका बोरकुंड गांव। अब यहां से लेकर यहां तक, यानी अपन देखें कि कोणागांव जो फैला हुआ है, वो कोणागांव जो है वो उत्तर में फैला हुआ है, और अपन बोरकुंड जो गांव है वो कहां फैला हुआ है, दक्षिण में फैला हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से, अगर जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां से यहां तक मेरी लंबाई आएगी कि चौड़ाई आएगी, तो लंबाई आएगी, और लंबाई आएगी तो पूछ ले आपसे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण ये जो है उसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 826 किमी। याद हो जाएगी क्या सबको कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, तो कितनी है, 826। अब अगर मान लो कि जैसलमेर ये कटरा गांव यहां पे है, यहां से लेकर और ये धौलपुर में यहां तक, समझ में आ गई क्या? यानी धौलपुर का कौन सा, सिलावट गांव है, जगमोहनपुरा ढाणी है, और इधर कौन सा गांव है, कटरा गांव है। तो भाई अगर मान लो ये ऊपर से नीचे तक लंबाई है, हाथ फैला रहे हैं तो क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कितनी बताओगे आप, 869 बताओगे। कितनी बताओगे, 869 बताओगे। याद हो जाएगी यहां तक कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 है उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई पूछ ले तो कितनी बताओगे, 869 है पूर्व से पश्चिम। अब एक चीज देखें अपन, ये लंबाई चौड़ाई आ गई, तो ये बीच में एक जगह कट रही है, ये देखो आप, कट रही है ना, ये ऊपर की लाइन भी कट रही है, ये नीचे बीच की भी कट रही है। तो ये जो कट जो रही है वो गांव पूछ ले आपसे, तो ये मध्य का गांव है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के मध्य में कौन सा गांव है, तो गांव ये लामपोलाई है।
और लांपोलाई तहसील अगर पूछ ले तो रियाबाड़ी तहसील है, और रियाबाड़ी तहसील पे भी अगर पूछ ले तो जिला कौन सा होगा, नागौर जिला। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला है तो नागौर जिला बता दो, तहसील पूछ ले रियाबाड़ी बता दो, और गांव पूछ ले तो कौन सी, लांपोलाई बता दो। अब ये तो ये स्थिति हो गई, लंबाई 826 हो गई, चौड़ाई 869 हो गई, और बोरकुंड ये मतलब ये लंबाई चौड़ाई हो गई। तो एक प्रश्न यहां से ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, पूछ सकता है ना कुछ भी। तो राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितना अंतर है, तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर देखे आप तो 869 तो ये हो गई और 826 ये हो गई, दोनों को घटाएंगे तो 43 किलोमीटर हो गई। तो अगर आपसे पूछ लें कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अगर अंतर पूछ ले आपसे तो कितना बताओगे आप, 43 किलोमीटर। समझ में आ जाएगी क्या यहां तक। अब अपन एक प्रश्न और पुत्रब होता है कि यहां की विकर्ण भी पूछ सकता है आपसे। तो विकर्ण अपन देखें, दिशा मैंने आपको बताई थी, दक्षिण सॉरी उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, यही बताई थी मैंने आपको। तो अब अपन देखें कि अगर विकर्ण का मतलब है कि यहां से बीच से कटेगी ना, तो ये अगर यहां से कोई लाइन कट रही है, ये लाइन यहां से कट रही है सपोज मानो, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया उत्तर से पश्चिम, और ये दोनों के मध्य हो गया तो ये क्या हो गया, दक्षिण से पूर्व। क्लियर हो जाएगी क्या कि एक अगर मान लो ऊपर उत्तर है नीचे पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम हो गया, और अगर इधर पूर्व है इधर दक्षिण हो गया तो कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। तो उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ अगर अपन देखें कि लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई, तो यह है 850 किमी। याद हो जाएगी क्या सबको कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के विकर्ण की अगर लंबाई अपन देखें तो कितने किलोमीटर है, 850 किमी हो गई। अब ये देखें कि दक्षिण पश्चिम ये हो गया, और ये इसके बाद आगे चलें तो ये आ गया आपका उत्तर और पूर्व आ गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई अगर पूछ ले आपसे तो 784 है। याद हो जाएगी क्या सबको। लंबाई पूछे तो उत्तर से दक्षिण कितनी होगी, 826 होगी। चौड़ाई पूछे तो कितनी होगी, 869 होगी। इसके बाद उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ की अगर विकर्ण की लंबाई देखें तो कितनी होगी, 850 होगी। और इसके बाद अपन देखें कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ अपन देखें तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 784। जिस प्रकार अपने लंबाई चौड़ाई की अपन किलोमीटर पूछ सकता है कोई आदमी, तो अपने से इसकी विकर्ण के अंतर भी पूछ सकता है। तो कोई बात नहीं, विकर्ण का पूछ लें तो अपने एक तो 850 है, और एक क्या है, 784 है। 10 है, 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, इधर 14, 8 4 बच गए, 8 में से 1 गया तो 14, 14 में से 8 गए तो 6 बच गए, 7 में से 7 गए तो 0 बच गए। तो अगर आपसे पूछ ली जाए विकर्ण की लंबाई में अंतर, तो विकर्ण की लंबाई चौड़ाई जो विकर्ण की अंतर है तो वो कितने किलोमीटर हो जाएगी, 64 किलोमीटर। क्लियर हो जाएगी क्या। इसके बाद अपन आगे चलें, इसमें फिर इस पन्ने पर आपके लिखा हुआ है कि कल भी मैंने चर्चा की थी इसकी पड़ोसी, क्योंकि मैं भी क्या ग्लोबीय मतलब एक सामान्य चर्चा अक्षांश देशांतर वाला पन्ना है जो भौगोलिक जो है अपनी सीमा जो राज्य की या अंतरराष्ट्रीय की उसकी अपनी क्लास कल रहेगी क्योंकि वो सेकंड पन्ना रहेगा। लेकिन इस पन्ने पे कौन कौन से फैक्ट हैं तो मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो अपन ये देखें कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ 6 जिले टच कर रहे हैं। अब इनमें क्या है कि इस पन्ने पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, तो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा। अब सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय,
तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। अगर मान लो कि सर्वाधिक क्षेत्र ये सीमा पूछ लें तो कौन सी हो जाएगी? जैसलमेर हो जाएगी। लेकिन न्यूनतम पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? पलौदी हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। और ये तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा, शनिवार को जब मेरी किताब आई तो उसके बाद अंदाजा हो गया होगा आपको कि अब वर्तमान में 6 जिले ही पाकिस्तान की सीमा को टच कर रहे हैं। समझ में आ गई? इसके बाद इसी पन्ने पे जो है न्यूनतम सीमा, जो अपने जिले राज्य जो है वो याद रखना कि अपने पड़ोसी राज्य 5 हैं। इसके बारे में मैं कल और चर्चा करूंगा, एक यही चर्चा, क्योंकि न्यूनतम और सर्वाधिक भी इसी पन्ने पे लिखा हुआ है, इसलिए चर्चा करूंगा इसके बारे में कि एक क्या है कि पंडित जी थे और वो यूपी में गए थे घूमने, और पंडित का नाम है, उसका नाम है हरिराज, और ये घूमने गया था यूपी में, और यूपी में ये क्या हो गया? गुम गया। तो पंडित हरिराज कहां गुम गया है? यूपी में गुम गया। ठीक है, याद हो जाएगी आपको। पड़ोसी राज्यों को याद करने के लिए अपनी ट्रिक है कि पंडित, एक हरिराज नाम का एक पंडित है, वो यूपी में क्या करने गया है? घूमने गया है, और वहां घूमने गया लेकिन वो गुम गया, वहां किडनैपिंग हो गई उसकी। तो अपने को याद रखना है कि पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। पंडित का मतलब है पंजाब, और पंजाब क्या करेगी? इसके साथ न्यूनतम सीमा बनाएगी। क्या बनाएगी? और न्यूनतम भी कितनी बनाएगी? 89 किमी की। समझ में आ गई? इसके बाद हरि का मतलब हरियाणा, राज का मतलब राजस्थान है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, गु का मतलब गुजरात, और मै का मतलब मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश क्या करेगी? इसके साथ सर्वाधिक सीमा लगाएगी, और सर्वाधिक कितनी लगाएगी? 1600 किमी लगाएगी। याद हो जाएगी यहां तक कि अपने जो पड़ोसी राज्य है 5 राज्य हैं, और 5 राज्यों को याद करने के लिए अपन देखें कि पंडित हरिराज कहां गुम गया? यूपी में गुम गया। पंडित का मतलब पंजाब है, न्यूनतम सीमा है कितने किलोमीटर है? 89। हरि का मतलब हरियाणा है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है, गु का मतलब गुजरात है, मै का मतलब मध्य प्रदेश से क्या है? सर्वाधिक सीमा है। तो अपर वापिस अपन देखें तो यहां पर जो पंजाब है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाएगा, और पंजाब कितने किलोमीटर बनाएगा? केवल 89 किलोमीटर बनाएगा। लेकिन क्या है कि जो एमपी है, एमपी यहां से लेकर अपने बांसवाड़ा तक टच करेगा। तो इसमें क्या है? कितने जिले करेंगे? 10 जिले करेंगे। और कितने किलोमीटर करेगा? 1600 किलोमीटर करेगा। तो इस पन्ने पे जो अपन देखें, आप नोटिस करना कि अपने जो इस पे स्थिति अपन देखें तो जो आपके है लगभग ये चीजें आपकी इस पन्ने में लिखी हुई है। इसके बाद अपन वापस अपन एक बार शुरू करें तो सरसरी नजर से मैं ऐसे ही बोल देता हूं आपको जो भी बात है। अपन देखें, आपको मैं एक सरसरी नजर से वापस 5 मिनट में जो अपनी किताब में लिखा हो उसके बारे में मैं पूरी चर्चा कर देता हूं आपको। मैंने इस किताब में जो आपकी पहली शुरुआत जो लाइन लिखी हुई है वहां लिखी हुई है कि राजस्थान भारत के जो राजस्थान है वो पुराने किसका अवशेष है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि राजस्थान से प्राचीन काल अपन देखते हैं, पृथ्वी की स्थिति देखते हैं, 2 भूभाग थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। सागर जो है वो है 33 सागर। अब इसमें क्या करेंगे? 33 सागर के 2 अवशेष हैं। कौन कौन से हैं? मरुस्थल प्रदेश और अपनी मैदानी प्रदेश। इसके बाद जो गोंडवाना लैंड है उसके 2 अवशेष है, अरावली पर्वतमाला और गोडवार प्रदेश। गोडवार मतलब जो अपना क्या कहते हैं? पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार अपने अंगारा लैंड से राजस्थान में कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद आप उसी के आगे जब लाइन में चलोगे तो उसमें लिखी हुई है लंबाई और चौड़ाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, उत्तर में कौन सा गांव है? गोंडा गांव है। तहसील कौन सी है? गंगानगर तहसील है। जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। इसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो दक्षिण में जिला बांसवाड़ा है, तहसील कुशलगढ़ है और गांव बोरकुंड है। इसकी लंबाई अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई देखें तो कितनी है? 826 किलोमीटर है। इसके बाद पूर्व से पश्चिम अपन देखें तो पूर्व में जिला धौलपुर है, तहसील राजाखेड़ा है, गांव सिलावट है और ढाणी जगमोहनपुरा की ढाणी है। इसके बाद जैसलमेर में अपन देखें तो कटरा गांव है, सम तहसील है और जैसलमेर जिला है। अब इसकी अगर चौड़ाई देखें तो 869 किलोमीटर है। अब इन लंबाई और चौड़ाई में अंतर देखें तो 43 किलोमीटर, जो मैंने भी चर्चा की है। इसके बाद अपन ने चर्चा की थी उसी पे विकर्ण की। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है यानी उत्तर पश्चिम, इधर से ये विकर्ण जो है वो 850 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये विकर्ण देखें अपन उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ का अगर विकर्ण देखें तो 784 है। लेकिन इन दोनों का अंतर अगर अपन देखें तो कितना है, 64 किलोमीटर है। इसके बाद मैंने आगे चर्चा की आपसे कि राजस्थान के एक चीज और भूल गया, राजस्थान का आकार। एक चीज आपके भूल गया मैं कि राजस्थान का आकार, आकार क्या है, पतंगाकार है। ये तो अपनी देसी भाषा का है पतंगाकार। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से अपन आकार में चलें तो इसमें है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अब ये चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो आकार है उसमें अपन देखें कि इसी को अंग्रेजी में अगर अपन देखें तो अंग्रेजी में इसको कहते थे रोहम्बस। टेंशन मत करना क्योंकि अंग्रेजी शब्द आ जाए तो इसका अर्थ ये है। अब ये प्रश्न यहां से पूछ सकता है आकार के बारे में, तो आकार आप बता देंगे अपन कौन सा है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। लेकिन पूछ लें कि ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पहली बार किसने बताया, तो किसने बताया, टी.एच. हैंडले, एक वैज्ञानिक भूगोलवेता। उस भूगोलवेता ने ये कहा कि डी.एच. हैंडले नामक कि भाई राजस्थान का जो आकार है वो आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। क्लियर हो जाएगी। ये आपका ऊपर का पन्ना खत्म हो गया, ऊपर का पेरा जो लिखा हुआ है। इसके बाद अपन नीचे अपन बीच में चलें तो बीच में मैंने लंबाई चौड़ाई बताई थी। इसके बाद अपन देखें कि मध्य में गांव अगर पूछ लिया जाए तो लामपोलाई गांव है, तहसील पूछ ले रियाबाड़ी है और जिला पूछ ले तो नागौर है। फिर इसके बाद अपन नीचे चलें तो मैंने पूर्व जो विस्तार ये बताया था मैंने उसमें आपसे चर्चा की थी कि राजस्थान यदि अगर गोलार्ध अगर ग्लोबीय आधार पे अगर पूछ लें तो राजस्थान कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अगर भारत में पूछ लें तो मैंने क्या बताया, उत्तर पश्चिम में, कि भारत में राजस्थान कहां स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर अपन ने चर्चा की थी अक्षांश आड़ी रेखा होती है और हमेशा उत्तर से उत्तर चलती है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। लेकिन अक्षांश विस्तार पूछ ले कि राजस्थान में कुल कितना अक्षांशीय विस्तार है, तो अपन ने 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 03 को घटाया था और उसमें अपने को अपन देखें तो अपने को क्या आंसर मिला था, 7 डिग्री 09। ठीक है ना। तो अब अपन ने क्या कहा था कि अक्षांश कितने में है, तो अपन ने इसको घटाया, इसमें से तो कितने निकल गया, 7 डिग्री 09। उसी प्रकार अपन ने कर्क रेखा का अपन देखा था, तो कर्क रेखा पे अपन ने चर्चा की थी कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से। और 8 राज्यों को अपन ने क्या याद की थी कि राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। रा का मतलब राजस्थान, मै का मतलब मध्य प्रदेश, 6 का छत्तीसगढ़, प का पश्चिम बंगाल, गो का गुजरात, मी का मिजोरम और त्रे का त्रिपुरा। समझ में आ गई यहां तक। अब कर्क रेखा जो राजस्थान में गुजरेगी वो 2 जिलों से गुजरेगी, अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो गुजरेगी, तो अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपन देखते हैं कि डूंगरपुर के केवल एक गांव को टच करते हुए निकलेगी, चीगली गांव से, और कुशलगढ़ के कहां से गुजरेगी, मध्य से। अब अपन इसकी कर्क रेखा की अगर लंबाई देखें तो कितनी हो जाएगी, 26 किलोमीटर। इसके बाद अपन देखें कि कर्क रेखा में अपन देखते हैं कि भाई माही नदी विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है, माही नदी है। इसके बाद अपन देखें कि कर्क रेखा किस संभाग में है, तो कर्क रेखा किस संभाग में होगी, बांसवाड़ा संभाग में हो गई। इसके बाद अपन नीचे उसी में देखते हैं देशांतर। देशांतर मैंने क्या कहा कि अक्षांश तो अपने जलवायु और स्थिति का निर्धारण करती है, देशांतर अपन समय का निर्धारण करती है। देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कहां से कहां तक है, तो अपने देखें कि देशांतरीय विस्तार अपना 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। देशांतर मैंने क्या कहा कि देशांतर हमेशा पूर्व से पूर्व चलता है, तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य कुल कितने में फैला हुआ है, तो 8 डिग्री और 47 मिनट। अपने को पता है कि भाई देशांतर किस काम में आएगा, समय का निर्धारण करने के लिए। और समय का निर्धारण करने के लिए मैंने बताया था कि 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट, 4 मिनट। तो 847 को अपन ने 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32 तो 1 आ गए और 188 1 आए, जिसमें अपन ने 60 का भाग दिया और 60 का भाग दिया तो अपने 3 मिनट और 8 सेकंड आई।
तो उनको जोड़ा तो 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 35 मिनट या 36 मिनट आई। क्लियर हो गई। तो इस पन्ने पे लगभग लगभग यही चीज आपकी लिखी हुई है। अभी क्या है, कारण क्या है कि मैंने पहली क्लास में आपको कहा था कि मैं अब कहीं 2013-14 और आज चल रहा है 23, लगभग 9 साल बाद वापस पढ़ाना शुरू किया है। तो धीरे धीरे 2, 5, 10 दिन में, और फिर मजबूरी क्या हो गई, क्योंकि पढ़ाता यहां से नहीं हूं, पढ़ाता तो सामान्य परिचय से हूं, लेकिन मजबूरी मेरी स्थिति ये रह गई कि इस पन्ने में स्थिति आ गई डायरेक्ट, क्योंकि अगर मैं सामान्य से अंदर घुसता तो आप सबके समझ में बैठता। लेकिन क्या है, क्योंकि किताब के अकॉर्डिंग चलना है, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल भी आपको लगभग लगभग किताब के अकॉर्डिंग डिट्टो उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आई होगी और आशा करता हूं आप आगे जो दूसरी क्लास है वो आगे अपन देखेंगे कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत।